नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। दुनिया भर में फेमस पुष्कर मेला सजने लगा। बाजारों और मंदिरों में उमड़ रही है भीड़। सजी दुकानें। 4 बजे मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे उद्घाटन। बच्चे की टीसी नहीं देने पर बिलखता रहा पिता। बोला मनमर्जी की फीस वसूलने लगे तो टीसी चाह। 1 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए। सोलह घंटे में 2 मर्डर। दोस्त और भाई बने कातिल। कहा कि भाभी के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। दूसरी जगह 2000 रुपये का तकादे में मार डाला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का रंग जमने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 4 बजे मेला ग्राउंड पर पूजा झंडारोहण कर शुरुआत करेंगे। मेले 9 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मेले की शुरुआत में पहले सुबह से बाजार और मंदिरों में भीड़ दिखने लगी है। दुकानें सज चुकी है और वहां पर लोग खरीदारी करने में जुटे हैं। मेले में सिर्फ राजस्थान ही नहीं लेकिन देश विदेश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति की झलक दिखेगी और अध्ययन, संस्कृति, खेल और बॉलीवुड से जुड़े रंगारंग आयोजन होने वाले हैं। रोजाना सुबह से शाम तक देशी विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विविध आयोजन में भाग लेने और करीब से देखने का मौका मिलेगा। प्रशासन की ओर से मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पशुओं में फैल रही बीमारियों के कारण पशुओं की आवक पर प्रतिबंध रखा गया है। फिर भी कुछ घोड़े और ऊंट पहुंचे हैं। पशुओं के साथ सज्जा सहित अन्य दुकानें भी तैयार है। शाम 4 बजे ध्वजारोहण, शाम से पुष्कर सरोवर घाट पर दीपदान, रंगोली, महाआरती, पुष्कर अभिषेक और कैंडल बैलून और सायं 7 बजे मेला ग्राउंड स्टेज पर बिना कैसेट्स कल्चर परफॉर्मेंस और सरोवर पर फायरवर्क होगा। कल यानी कि बुधवार 2 नवंबर को सुबह 6:30 बजे सांझी छत पर नेचर वॉक होगी। सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक वाटर वर्क पंप हाउस पर सैंड आर्ट। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मेला ग्राउंड पर लंगड़ी टांग, सतोलिया मैच एंड गिली डंडा लोकल और विदेशी खिलाड़ियों के बीच होंगे। शाम को 7 बजे से मेला ग्राउंड स्टेज पर कल्चर परफॉर्मेंस वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर द्वारा होगा। गुरुवार यानी कि 3 नवंबर को सुबह 8 बजे से वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट। सुबह 10 बजे मेला ग्राउंड पर कबड्डी मैच लोकल और विदेशी खिलाड़ियों के बीच में होगा। सुबह 11 बजे मेला ग्राउंड पर पतंग प्रतियोगिता। दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर इंटर पंचायत समिति ग्रामीण खेल रस्साकसी, बॉलीवुड और कबड्डी तथा शाम को 7 बजे मेला ग्राउंड स्टेज पर कल्चर परफॉर्मेंस वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन के बीच में होगा। शुक्रवार यानी कि 4 नवंबर को सुबह 6:30 बजे सांझी छत पर नेचर वॉक। सुबह 8 बजे वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट। सुबह 8:30 बजे गुरुद्वारा से मेला ग्राउंड तक स्पिरिचुअल वॉक। दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर इंटर पंचायत समिति ग्रामीण खेल और शाम को 4 बजे शिल्पग्राम पर शिल्पग्राम हैंडीक्राफ्ट बाजार का शुभारंभ होगा। दूसरी तरफ शाम को 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती और 6 बजे मेला ग्राउंड स्टेज पर लोकल आर्टिस्ट द्वारा वॉइस ऑफ पुष्कर लोकल और 7 बजे जयपुर घाट पर भजन संध्या, पुष्कर सरोवर पर दीपदान और महाआरती तथा मेला ग्राउंड स्टेज पर कबीर यात्रा और कबीर कैफे लाइट कंसर्ट होगा। शनिवार 5 बजे यानी कि 5 नवंबर सुबह 8 बजे वाटर वर्कर्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट। सुबह 9 बजे मेला ग्राउंड पर लगान ट्रायल क्रिकेट मैच। सुबह 11 से सायं 8 बजे तक शिल्पग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार। सुबह 11 बजे मेला ग्राउंड पर मूछ प्रतियोगिता। सुबह 11:30 बजे मेला ग्राउंड पर पगड़ी और तिलक प्रतियोगिता विदेशी पर्यटकों द्वारा की जाएगी। दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड इंटर पंचायत समिति ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का फाइनल होगा और शाम को 6 बजे मेला ग्राउंड स्टेज पर वॉइस ऑफ पुष्कर लोकल आर्टिस्ट द्वारा एवं पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती और शाम 7 बजे मेला ग्राउंड पर कल्चर परफॉर्मेंस गुलाबो सपेरा ग्रुप द्वारा होगा। रविवार यानी कि 6 नवंबर को सुबह 6:30 बजे सांझी छत पर नेचर वॉक। सुबह 8 बजे वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट।
सुबह 10:30 बजे मेला ग्राउंड पर मटको रेस महिलाओं द्वारा की जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक शिल्प ग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार। सुबह 11:30 बजे से मेला ग्राउंड पर ही म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट प्रतियोगिता। शाम को 6 बजे मेला ग्राउंड स्टेज पर वॉइस ऑफ पुष्कर लोकल आर्टिस्ट द्वारा एवं पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती। और शाम 7 बजे मेला ग्राउंड स्टेज पर बेस्ट ऑफ राजस्थान के तहत विविध राजस्थानी नृत्यों और कलाओं का आयोजन होगा। अलवर शहर में पुलिस लाइन के पास स्थित श्री मिश्रा प्रिंस मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल के बाहर मंगलवार सुबह 10 बजे 2 बच्चों का पिता बिलक बिलक कर रोने लगा। स्कूल संचालक उसके बच्चे की टीसी नहीं दे रहे थे। मनमर्जी से फीस लेने के आरोप लगाए हैं। 100 रुपये टीसी के लेने के बावजूद टीसी नहीं दी। पुलिस प्रशासन को शिकायत दी तो संचालक मौके से निकल गया। निजी स्कूल की मनमर्जी की फीस से परेशान पिता का कहना है कि उसका बेटा नदीम और बेटी अंजुम बानो मिश्रा प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल संचालक मनमर्जी से फीस लेता है। दूसरे बच्चों का एडमिशन कराने गए तो 5,000 रुपये फीस मांगी। इस कारण पहले से पढ़ रहे बच्चों की टीसी मांग ली, लेकिन संचालक टीसी देने को लेकर आनाकानी करने लगा। बच्चों के पिता ने कहा कि टीसी नहीं देने के कारण 1 महीने से उसके बच्चे घर पर है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल संचालक बच्चे के टीसी नहीं दे रहा है, इसके कारण दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। उसके स्कूल में बेटी का एडमिशन कराने गए तो मनमर्जी से फीस लेता है। अब टीसी के लिए 100 रुपये जमा करा दिए, जिसने 100 रुपये भी ले लिए, लेकिन टीसी नहीं दी। 1 महीने से टीसी नहीं दी तो प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी। उसके बाद मंगलवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर आए, लेकिन स्कूल संचालक पहले ही निकल गया था। अब अधिकारी उसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में 16 घंटे के अंदर 2 हत्याएं हुई। मीट कारोबारी की हत्या उसके ही छोटे भाई ने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि बड़े भाई ने पत्नी के साथ उसको बेइज्जती की थी। वहीं 18 साल के आदिल का मर्डर उसका दोस्त महज 2,000 रुपये के लिए करता है। लिसाड़ी गेट फतेहुल्लापुर निवासी आदिल, जो कि 18 साल का है, कपड़े बेचने के साथ पढ़ाई भी करता था। दिसंबर में वो सऊदी जाने की तैयारी में था। हापुड़ रोड पर जमुना नगर निवासी दिल्लू उर्फ दिलशाद पर आदिल के 2,000 रुपये थे। आरोपी दिल्लू पैसे देने से मना कर रहा था। शाम को आरोपी दिल्लू, जो दोस्त भी है, ने उसको कॉल किया, आदिल को बोला कि अपने ले आना। जिसके बाद आदिल अपने दोस्त साजिद के साथ लिसाड़ी गेट के रोशनी कॉलोनी में पहुंचा। वहां पहले से मौजूद दिल्लू ने अपने साथियों के साथ पिस्टल से गोली मार दी, जिसमें आदिल के पेट के पास गोली लगी, जबकि दूसरे साथी साजिद के पिछवाड़े के पास गोली लगनी बताई जा रही है। घटना की सूचना पर एसपी सिटी पीयूष कुमार सिंह, सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया मौके पर पहुंचे और घायलों को हापुड़ रोड पर जगदम्बा अस्पताल में ले जाया गया। आदिल की मौत हो गई। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि दिलशाद उर्फ दिल्लू को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में बताया कि आदिल के पैसे थे, जो रोज पैसे के लिए कॉल करता था, इसलिए ही गोली मारकर हत्या कर दी। लिसाड़ी गेट के रशीद नगर का रहने वाला 35 साल का फुरकान मीट सप्लाई का काम करता था। उसकी रशीद नगर में खुद की मीट की दुकान भी है। फुरकान की शादी 12 साल पहले हसीन नसरीन के साथ हुई थी। छोटे भाई रिजवान ने बताया कि फुरकान शराब पीकर मुझे परेशान करता था। भाभी भी अपने पति फुरकान का पक्ष लेती थी। रिजवान ने कई बार विरोध किया। 1 सप्ताह पहले छोटे भाई रिजवान को थप्पड़ मार दिया था। छोटे भाई रिजवान ने पुलिस से कहा कि बड़े भाई फुरकान ने अपनी पत्नी के सामने मुझे थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया। विवाद सिर्फ यह था कि भाई आए दिन शराब पीकर परेशान करता था। मैं सहन करता रहा। एक पहले जब भाभी नसरीन सफाई कर रही थी तो चप्पल गंदी होने पर वो बोल पड़ी। उसके बाद भाई फुकरान ने थप्पड़। भाभी ने बाद में कहा कि स्वाद चख लिया कर मैंने हत्या कर दी। दीपावली के बाद से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में दमा और अस्थमा के रोगियों की संख्या 40% तक बढ़ गई है। बढ़ है कि दीपावली के बाद से सांस के रोगियों की संख्या में अचानक से यह इजाफा हो रहा है। KGMU में लोहिया संस्थान में 250, बलरामपुर अस्पताल में भी 250, सिविल अस्पताल में 200, लोकबंधु राजनाथ अस्पताल में 190 अस्थमा और दमा के मरीज OPD में पहुंच रहे। इन मरीजों को अस्थमा दमा के अटैक भी आ रहे हैं। गंभीर हालात के मरीजों का भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।
केजीएमयू के इमरजेंसी के हेड प्रोफेसर वेद ने बताया कि ठंड बढ़ने से रेस्ट ट्रिप यानी कि सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की संख्या में 35 से 40% बढ़ोतरी हुई है। ओपीडी के अलावा आईपीडी यानी भर्ती मरीजों में भी के चपेट में आने वाली संख्या ज्यादा है। वही एक्सपर्ट सर्दी और प्रदूषण बढ़ने इन समस्याओं में इजाफा होने की बात कह रहे हैं, पर कुछ जानकार पोस्ट कोरोना इफेक्ट से भी जोड़ रहे हैं। जहरीली गैस और केमिकल की वजह से आंख के ऊपरी वाली जगह पर एलर्जी कर देखते हैं, जिसकी और आंखों के अलावा दमों के अटैक और न्यूमोनिया भी हो सकता है। ऐसे मरीज गंभीर हालत में भर्ती करके उपचार देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ठंड बढ़ने के साथ ही पुअर एयर का एक कारण यह भी है। 2.5 का खतरनाक स्तर ऐसों की संख्या में इजाफा कर रहा है। शॉर्ट ब्रीथिंग और ब्रीथलेसनेस की जद में आने वाले लगभग सभी उम्र के हैं, पर बच्चों और बुजुर्गों में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। हालात बिगड़ने पर मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। ठंड में प्रदूषण के कारण कण वातावरण की निचली सतह में रहते हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर वेद प्रकाश ने बताया कि पटाखा और उसका धुआं घातक ही रहता है। कई बार इन पटाखों से भी जहरीली गैस निकलती है। सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और धुआं लंग्स और पल्मोनरी बैंड दोनों ही चौक कर देते हैं। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रमेश गोयल ने बताया कि ओपीडी में आने वाले सांस रोगियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है, पर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती है। पहले जहां 200 के करीब इन समस्याओं को लेकर मरीज आते थे, वहीं अब यह संख्या रोजाना 250 पर पहुंच गई है। लोक बंधु राजनारायण अस्पताल डॉक्टर दीपा त्यागी ने बताया कि ओपीडी में सांस रोगियों की तादाद बढ़ी है। अस्पताल में गंभीर हालत में भी सांस के रोगी आ रहे हैं। पहले जहां 150 मरीज रोज आते थे, वहीं अब 190 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर आनंद ओझा ने बताया कि मौसम बदलाव के समय ब्रोंकाइटिस और रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। दमा और अस्थमा के रोगियों को अस्पताल में ही दवा उपलब्ध कराई जा रही है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल, तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में एक प्रधानाचार्य का स्कूली बच्चे को पीटने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य पर एक मासूम को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। बच्चे की गलती सिर्फ यह था कि वह मिड डे मील का भोजन लेने के लिए घर से थाली नहीं लाया था। आरोप है कि इस वजह से उसे इतना पीटा गया कि उसके मुंह से खून आ गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो कल्याणपुर के बन्नी प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। आरोप है कि स्कूल की प्रधानाचार्य नीता दीक्षित ने एक बच्चे को इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसके मुंह से खून तक आ गया। वजह यह थी कि बच्चा थाली लेकर स्कूल नहीं पहुंचा था। बच्चे का नाम सूर्यांश बताया जा रहा है। घटना के बाद से बच्चा दहशत में है, वह लगातार रो रहा है। काफी देर तक वह स्कूल के बरामदे में बैठा रोता रहा और उसके साथी उसे घेरे चुप कराते रहे। इसी दौरान किसी ने यह वीडियो बना लिया। रोते हुए इस मासूम बच्चे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग सबहरम प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि अभी तक परिवार वालों ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से अब तक मंजूरी नहीं मिलने के कारण केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम मंगलवार यानी कि आज से बंद हो गया। हालांकि एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि सक्सेना को योजना जारी रखने को लेकर कोई फाइल नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्हें कोई फाइल नहीं मिली थी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिर्फ पत्र लिखकर योजना को जारी रखने की मांग की थी। सूत्रों ने कहा कि हम पत्र को प्रस्ताव कैसे मान सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि एलजी ने 31 अक्टूबर के बाद दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी नहीं दी है। माना जा रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच नए सिरे से टकराव हो सकता है। कार्यक्रम का संचालन करने वाली दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पिछले हफ्ते हुई अपनी बैठक में इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। दिल्ली की योगशाला के अधिकारी ट्विटर पेज पर कहा गया है कि साथियों, दिल्ली की योगशाला की कक्षाएं मंगलवार 1 नवंबर 2022 से सरकारी आदेश के अनुसार बंद की जा रही है। उसमें कहा गया है कि डीपीएसआरयू के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इसे जारी रखने का निर्णय ले लिया गया, लेकिन अभी तक इसे एलजी साहब की अनुमति नहीं मिली है। भविष्य में जैसे ही कोई सूचना आती है आपको सूचित किया जाएगा। सिसोदिया ने शुक्रवार को सक्सेना से मुलाकात की थी और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि आम आदमी पार्टी सरकार की प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाए। एलजी के साथ मुलाकात के बाद सिसोदिया ने कहा था कि सक्सेना ने वादा किया है कि संबंधित दस्तावेजों पर गौर किया जाएगा और कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम बंद किए जाने वाले ट्वीट को साझा करते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का बोर्ड चाहता है कि दिल्ली के आम लोगों के लिए योगशाला चले। सरकार ने बजट भी दे रखा है। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन फिर भी अफसरों को डरा धमकाकर दिल्ली की योगशाला बंद करने का आदेश जारी करा दिया गया है। फिलहाल कल से दिल्ली के पार्कों में योग की 590 क्लास बंद हो जाएगी। सिसोदिया ने पिछले हफ्ते प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था और आरोप लगाया था कि वह योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी और फाइल को मंजूरी के लिए एलजी को भेज दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरदार पटेल के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 11.30 करोड़ रुपए से रोहिणी में निर्मित समाज सदन का उद्घाटन किया। जनता के ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए वीके सक्सेना ने दिल्ली ने आज सेक्टर 18 और सेक्टर 19 रोहिणी में 2 समाज सदनों का उद्घाटन किया और इनका नाम सरदार पटेल जी के नाम पर उनके जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया। इस अवसर पर रोहिणी के विधायक और डीडीए सदस्य विजेंद्र गुप्ता, पूर्व निगम पार्षद और सामाजिक संस्था अन्नपूर्णा के अध्यक्ष डॉक्टर शोभा विजेंद्र, मनीष कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष डीडीबी इस अवसर पर उपस्थित थे।
उपराज्यपाल ने कहा कि आम जनता इनका प्रयोग किफायती दरों पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैवाहिक समारोहों के लिए कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन दोनों समाज सदनों का निर्माण 11.30 करोड़ की लागत से किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने अवसर दिया है, जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी में आएंगे। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि दिल्ली न केवल देश की राजधानी है, बल्कि अपने मेहमानों के लिए उत्कृष्ट मेजबान भी है। उपराज्यपाल ने घोषणा की कि इन समाज सदनों का नाम भारत के प्रथम गृह मंत्री की जन्म जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर विजेंद्र गुप्ता के अनुरोध पर रखा गया है। चंडीगढ़ में सुखना लेक पर बीते 28 अक्टूबर को जालंधर की लड़की की हत्या हुई थी और इसके 3 दिन बाद एक आत्महत्या होने वाली थी। 2 बहादुर युवकों की मदद से हादसा टल गया। दरअसल चंडीगढ़ में बीती सोमवार शाम लगभग 6 बजे मुल्लापुर के रहने वाले एक 18 वर्षीय बीकॉम स्टूडेंट ने सुखना लेक में छलांग लगा दी। इसके बाद वह डूबने लगा। लेक पर घूम रहे लोगों ने उसकी चीखें सुनी तो मदद को चिल्लाए। इसी दौरान यहां जॉगिंग कर रहे पेशे से इंजीनियर मयंक शर्मा और मेजर जितेश चड्डा मदद को दौड़े। उन्होंने युवक को बचाने के लिए लेक में छलांग लगा दी। वह तैरकर युवक के पास पहुंचे और उसको रेस्क्यू किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रायपुर खुर्द निवासी मयंक शर्मा आईटी पार्क चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। वहीं उनके फ्रेंड मेजर जितेश चड्डा पंचकुला में रहते हैं और छुट्टियों पर आए हुए थे। दोनों ने जॉगिंग करते हुए देखा कि लेक के एंड पॉइंट पर लोग इकट्ठा है और शोर मचा रहे थे। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक युवक डूब रहा था। उन्होंने 112 नंबर पुलिस को कॉल किया, मगर वह हरियाणा पुलिस को मिल गई। इसके बाद जब तक कॉल चंडीगढ़ पुलिस को मिली, वह दोनों पानी में कूद गए और 3 से 4 मिनट में युवक को बचा लाए। लेक किनारे खड़े लोगों और पुलिस ने उनकी खूब प्रशंसा की। यदि समय रहते युवक का रेस्क्यू न किया जाता तो उसकी जान जा सकती थी। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के बयान दर्ज करके सेक्टर 3 थाने में DDR दर्ज करवाई। पानी से निकाले गए स्टूडेंट को इलाज के लिए पुलिस सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गई थी। उसकी हालत अब ठीक है। वही जानकारी के मुताबिक शुरुआत में युवक ने निजी कारणों से आत्महत्या के प्रयास की बात कही थी। वही जब उसके पिता पहुंचे तो उसने कहा कि वह गलती से लेक में गिर गया था। ऐसे में पुलिस ने फिलहाल युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि लेक का एरिया काफी ज्यादा है और यहाँ लेक के चारों तरफ हर समय पुलिस के लिए पेट्रोलिंग करना भी आसान नहीं है। ऐसे में कई बार इस प्रकार की घटनाओं में समय रहते मदद और जानकारी न पहुंचने पर हादसे हो जाते हैं। हालांकि पुलिस टीम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पर लेक के आसपास राउंड लगाती रहती है। पंजाब के नामी गैंगस्टर के केसों की पैरवी करने वाली महिला वकील के चंडीगढ़ स्थित घर और ऑफिस में NIA की रेड के विरोध में आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और चंडीगढ़ जिला अदालत में कामकाज ठप रहे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बीते सोमवार को लंच टाइम में अगले आदेशों तक अदालती कामकाज ठप रखने का ऐलान किया था। इसके बाद चंडीगढ़ जिला अदालत में भी कामकाज बंद है। वही जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ जिला अदालत के वकील NIA के चंडीगढ़ ऑफिस के बाहर इस रेड के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इससे पहले भी चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा की अदालतों में वकीलों ने इस रेड के खिलाफ काम ठप रखा था। हाई कोर्ट बार ने कहा है कि किसी एजेंसी द्वारा एडवोकेट के काम में इस तरह दखल देना गलत है। यह एडवोकेट 1961 तथा एविडेंस एक्ट के भी खिलाफ है। बीते 18 अक्टूबर की सुबह एडवोकेट डॉक्टर शैली शर्मा के घर में 6 बजे यह रेड की गई थी। NIA ने उसके 2 मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप और कंप्यूटर को भी खंगाला था और कुछ दस्तावेजें भी ले गई थी। लगभग 3.5 घंटे तक शैली शर्मा से पूछताछ भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक शैली शर्मा 2 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर के केसों में कोर्ट में पैरवी कर रही है। उनमें A+ कैटेगरी का गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल है। वर्ष 2019 में गैंगस्टर सुक्खा कहलवा हत्याकांड के आरोपियों के बरी होने के बाद से उसके क्लाइंट बढ़े थे। आपको बता दें कि NIA ने गुरुग्राम, बठिंडा और चंडीगढ़ में 3 जगह वकीलों के घरों और दफ्तरों में छापेमारी का दस्तावेज और मोबाइल और लैपटॉप आदि जब्त किए थे। बार काउंसिल ने इस रेड के खिलाफ NIA के डायरेक्टर जनरल को लिखा था। वहीं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने
उन सभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अफसरों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है जिन्होंने एडवोकेट क्लाइंट विशेषाधिकार का उल्लंघन किया था और वकीलों के ऑफिस और घरों पर रेड करी थी। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।